गुड मॉर्निंग बच्चों लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं धुआंधार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम लोग क्लास 12th के जो चैप्टर अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, आज उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के अनुप्रयोग, जो कि पार्ट 7 है सीरीज़ 1 का। अवकलन के अनुप्रयोग में उससे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इसमें दिया गया है आपके राशियों की परिवर्तन दर, चेंज इन यूनिट, मतलब जो राशियां आपकी दी गई हैं उन क्वांटिटी में कैसे परिवर्तन होता है किसी की सापेक्ष, इसे ज्ञात करने के लिए हमें कुछ अनुप्रयोग करने होते हैं। उसका अनुप्रयोग क्या है, वो अवकलन के ही अनुप्रयोग कहलाते हैं, जिनसे हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि किसी के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो उसी टाइप के क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहेगा, लंबा नहीं हो जाएगा बीच में फुलाते समय, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। कैसी है? त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष, अब देखो यहीं पे बता दिया गया था तुमको, त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे की आयतन दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड द वॉल्यूम। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट नीचे चला जाता है, डी बाई डी आर। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे तो डी बाई डी एक्स लिखते थे, वैसे अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो डी बाई डी आर लिखेंगे। और वॉल्यूम मतलब वी, तो डी वी बाई डी आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जबकि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जिस समय त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन आपको आयतन का फॉर्मूला सब जानते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। आर के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं सर जी, तो ये रहा त्रिज्या के सापेक्ष लिखा हुआ था क्वेश्चन में, त्रिज्या के सापेक्ष तो बता चुके थे डी वी बाई डी आर। डी वी बाई डी आर करते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को देखो अगर, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है 4 पाई और 3, 4 पाई मतलब खटिया, 4 पाई बटे 3 पाई कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, आर की पावर 3। आर की पावर 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो 3 आ गया नीचे और 3 में से 1 लेस हो गया, बचा क्या, 2। आंसर हो गया। फाइनली क्या मिल गया, डी वी बाई डी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे, जो ये 3 था 3 से कट गया तो बचा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें कितनी त्रिज्या पे निकालना है, जबकि त्रिज्या हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डी वी बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 10। आर इज इक्वल टू 10, आर की जगह कितना रख देना, 10। आर की जगह 4 बटे पाई इंटू आर की जगह 10 रख दिया। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 10 का स्क्वायर होगा 100, मतलब 4 पाई इंटू 100। 4 पाई नहीं छोड़ेगी आज तो सो ही जाएंगे। 100 का 4 से मल्टीप्लाई 400 पाई, लो 400 पाई आ गई अब। और सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा ये, सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि ये वॉल्यूम परिवर्तन की दर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा। डी वी बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 10 पर आ गया आपका 400 पाई। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, सिंपल सा हम लोग जानते हैं। एक ही फार्मूला जिसमें ज़्यादातर यूज होगा वो है ये वाला कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1। अच्छा देखो कुछ यहाँ चीज़ें मैं बता दूँ, जब दर की बातें की जाएंगी, दर की बातें मतलब समय की बातें की जाएंगी कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा होगा, तो जो भी जो दिया होगा आयतन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। ये चीज़ समझ लेना। यहाँ किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा था, त्रिज्या के सापेक्ष, तो डी वी बाई डी आर लगा दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, इसमें कोई खास नहीं होता। अगर वो घन कह देगा तो यहाँ पे घन का फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन कह देगा तो बेलन का फॉर्मूला, गुब्बारा है गोल है तो गोले का फॉर्मूला, शंकु कह देगा तो शंकु का फॉर्मूला। इतने जितने भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखे हैं मेंसुरेशन के, उन सारे फॉर्मूलों को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही है राशियों के परिवर्तन की दर। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें दिया गया है कि एक घन, मैंने बताया था आप लोगों से जैसे कि जितनी भी आकृतियाँ आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं के क्रमिक परिवर्तनों में ही अवकलन घूमा करेगा। तो अब आ गया एक घन का चलते हैं। एक घन है जिसका 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन क्या बढ़ रहा है, घर की आयतन बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले जो जो चीज़ें दी जाती हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं।
तो dv/dt दिया गया कि 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसकी कोर की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। कोर की लंबाई मतलब जो लंबाई दी गई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से, देखो आयतन दिया गया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है पता करना है। तो हम लोग जानते हैं घन की लंबाई अगर x होती है तो घन का आयतन अगर v होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर s होता है, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब आयतन हो जाएगा x³ और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6x² नहीं 6x² हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आयतन परिवर्तन की दर दी गई है, तो आयतन को परिवर्तन दर क्या होगा, dv/dt होगा। इसका हम क्या करें, अवकलन कर दें, x³ का अवकलन कर दो, x³ का अवकलन करोगे तो ये बताया था मैंने क्या लगता है x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n = n x की पावर n-1, मतलब 3 में से 3 आगे 3 में से 1 गया, वो बचा तो 3x² dx/dt, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में बोला है, इसलिए dx/dt बच जाएगा। और dv/dt का मान दिया गया था कितना है, 9। यहाँ पर dv/dt का मान आपका दिया गया था 9, तो उसकी जगह हमने रख दिया 9। इसको 3 से 3 काट सकते हो, या तो फिर यहाँ पे इसको ऐसा करो, इसके नीचे डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा 9/3x², 3 जा 9, 3 क्या है 9 हो गया, 3/x²। dx/dt निकाल लिया, dx/dt कैसे, 3 जा 9 हो गया, x² निकल आया, dx/dt = आ गया 3/x², ठीक, इतना निकल आया 3/x², समीकरण 1 हो गया। अब हम लोगों ने देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल s = 6x² होता है, तो x = 6x² रख दिया। ds/dt क्यों किया, इसका हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, ds/dt, क्योंकि यही निकालना था पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। किस दर से मैंने बताया था, जब दर होता है तो समय लिया जाता है, तो ds/dt 6d/dt x², इसको कांस्टेंट हो गया, x² का अवकलन कर देंगे। जब x² का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, x की पावर n-1, तो 2x की पावर 2-1 एक ही बचेगा, तो 2x आ गया। और dx/dt क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx/dt हो गया, 6 दूनी हो गया 12 और x 6 दूनी 12x। dx/dt का मान हम लोग समीकरण 1 से रख सकते हैं, 3/x² है, 3/x² है, 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा 12, 12 हो गया 36/x आ गया। अब आपको मान दिया गया था लंबाई x बराबर कितनी दी गई थी, 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर दी गई तो x की जगह पे कितना रख देंगे, ये ds/dt x = 10 हम निकाल सकते हैं ना, x = 10, तो dx/dt हो गया 10, तो 36/10, अगर 6 से 10 से भाग देंगे तो 3.6, अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि पर सेकंड क्यों, समय के साथ साथ परिवर्तित होगा। जब चीज़ें समय के साथ परिवर्तित होंगी तो बटे में सेकंड लगा देंगे, और जब चीज़ें किसी और चीज़ें मतलब जिन चीज़ों के उपयोग में आते रहेंगे हम उन चीज़ों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही करते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, r के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करने को कहा गया है, और किस पे, क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल में। तो त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। किसी का भी क्षेत्रफल क्या होगा, अगर वृत्त है, ये दिया गया है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। इसका dA/dr कर दो तो 2πr हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा dr²/dr, मतलब d/dr x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा 2r की पावर n-1, मतलब 2-1, इसका मतलब 2r। अब देखो यहाँ पे r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, इसके लिए dr/dr नहीं आएगा। dr/dt अगर होता तो आ जाता, लेकिन dr/dr नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2πr। फॉर्मूला सिद्ध हो गया। यहाँ पे r = 6 पे कहा गया, तो r = 6 पे dA/dr, r = 6 एट r का मान रख दिया 6, 6 दूनी हो गया 12, 12 पाई। देखो बहुत ही आसान है, इसे कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन में पहला पोर्शन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, जो देखते हैं अवकलन के दूसरे उपयोग क्या है। तो स्पर्श रेखा का पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने बता दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रवणता निकालनी है, फिर जो समीकरण का फॉर्मूला अगर लगाना है, क्वेश्चन में कहा गया तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है, y = x² - 4x - 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट इक्वेशन, और अभिलंब समीकरण मतलब नॉर्मल इक्वेशन। उनमें दोनों में फ़र्क क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्लोप का। एक में स्लोप m रखते हैं, दूसरे में स्लोप -1/m रख देते हैं। तो समीकरण हमें ज्ञात करना है। y = दिया गया है x² - 4x - 5।
देखो हमें सबसे पहले एक चीज़ पता करनी है, यहाँ पर आपको x का मान तो दिया है, लेकिन जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वो उसमें फॉर्मूला क्या था उसका, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो अब हमें ये बताओ y1 और x1 कहाँ से लाओगे, तो x1 मान लेते हैं, आपको पता है कितना है, -2 है, लेकिन y1 कहाँ से लेके आओगे, तो y1 के लिए जो आपके पास वक्र का इक्वेशन दिया गया है इसी में x का मान पुट कर दीजिए। तो x का मान उठा करके इस वाले समीकरण में रखिए, जहाँ जहाँ पर y = x² - 4x - 5 दिया गया है, x की जगह पे कितना रखना है, -2। तो x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे -2 और माइनस का 5, 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, 4 8 4 12 हो गया, 12 में से 5 चला गया, 7 बच गया आपका, प्लस में y = 7 आ गया। अतः बिंदु क्या हो गई, -2, 7। सिंपल सा बना दिया ना मैंने, बिंदु y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू दोनों मिल गई, यहाँ रख लिया। अब जो वक्र दिया गया था y = x² माइनस का 4x माइनस का 5, इनसे हमें क्या करना है, प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इसका हो जाएगा 2x x की पावर n से, n x की पावर n - 1 से, और x का तो 1 ही होता है, 1 लिख लिया, और 5 का हो गया कांस्टेंट मतलब 0, 5 कांस्टेंट का 0। तो 2x - 4 आपका फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया। अब इस डिफरेंशिएशन में जो तुम्हारे पास बिंदु दी गई थी वो क्या है, -2, 7। -2, 7 यहाँ पर y तो है ही नहीं, अगर यहाँ देखा जाए तो y है ही नहीं। जब y नहीं है तो सिर्फ किसका मान रखा जाएगा, x का मान कितना है, -2। तो जहाँ पर x था x की जगह पर रख दिया -2, 2 दूनी 4 माइनस का, और -4 पहले दिया था, -4 प्लस 4 मतलब -8। ये m की वैल्यू आ गई -8। यही स्लोप होता है, ये क्या है, स्लोप है, स्लोप, और यही प्रवणता है। स्लोप और प्रवणता दोनों सेम चीज़ें हैं। m = -8। बिंदु -2, 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण के टेंजेंट इक्वेशन एट -2, 7, तो क्या निकलेगी, y - y1 = dy/dx x - x1। dy/dx का मतलब क्या है, स्लोप। dy/dx लिखें या फिर स्लोप लिखें, दोनों चीज़ें ही सिमिलर होती हैं। तो स्लोप m = y - y1 की वैल्यू क्या है, अगर इस बिंदु को हम लोग मान लें, जैसे ये लिखा गया है, तो ये वाला बिंदु x1 होगा क्योंकि पहले दिया गया, और ये वाला बिंदु y1 होगा क्योंकि बाद में, क्योंकि जो भी बिंदुएं लिखी जाती है वो x, y के रूप में ही लिखी जाती है। ये एक्सिस हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 रख दिया। फिर इधर x1 की वैल्यू कितनी है, -2 थी तो -2 रख दिया, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस लगा हुआ था, और m का मान -8 निकाला है तो -8 रख दिया। अब इस 8 का अंदर गुणा करा दीजिए, देखिए माइनस प्लस होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 8 से जब मल्टीप्लाई करें तो -8 का x से गुणा -8x, और माइनस प्लस, और फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 16, 8 दूनी 16, x आ गया। y = -7, y का -7 आ गया। इन सबको उठा करके इधर ले आइए, जब माइनस का 8x आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y लिखा हुआ है, माइनस का 7 लिखा हुआ है, 16 उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 9, और ये आपका आ गया फाइनल टेंजेंट इक्वेशन। कितना इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले, जो 4 फॉर्मूले लिखाए हैं उनको याद रखना है, और ये अवकलन डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते चले जाते। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन में और किस प्रकार का यूज़ किया गया है। क्रमिक परिवर्तन के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके उपयोग पर, जिसमें दिया है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब के समीकरण तथा उनकी प्रवणताओं पर। तो कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं कि स्पर्श मतलब टेंजेंट, स्पर्श का मतलब टेंजेंट जिन्हें बोलते हैं, और जो अभिलंब है उनका मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस की और स्लोप की बात की जाती है। तो प्रवणता का मतलब होता है स्लोप। स्लोप को देख लेते हैं, स्लोप क्या होता है, प्रवणता dy/dx, मतलब सिंपल सा जो भी इक्वेशन दिया हो, जैसे इक्वेशन दिया है, अगर आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं तो वो m के बराबर हो जाता है, और m का रिप्रेजेंटेशन किसका है, प्रवणता मतलब स्लोप के साथ। अगर आपसे कह दिया जाता है कि स्पर्श मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण, मैंने अलग अलग लिख लिया है, इसीलिए स्पर्श रेखा में प्रवणता होती है, समीकरण होता है, वैसे ही नॉर्मल में प्रवणता होती है, समीकरण होता है। तो समीकरण मतलब तो इक्वेशन होता है, सब जानते होंगे।
तो स्पर्श का समीकरण पूछा जाएगा तो y माइनस y1 जो प्रवणता थी उसको रख दो, m x माइनस x1 सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर नॉर्मल अभिलंब की बात करते हैं तो अभिलंब में जो स्लोप होता है वो माइनस का dy बाई dx होता है। माइनस का dy बाई dx इसका मतलब हो गया माइनस का 1/m। अगर आप m का मान निकाल लेते हो और तो माइनस लगाकर उसे उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, अभिलंब मतलब नॉर्मल की स्लोप कहलाएगा। अगर समीकरण की बात की जाए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m। प्रवणता की ही मान रखना है, जो स्लोप आप निकालते हो स्लोप को ही रखना है। यहाँ पे स्लोप था m तो इसलिए m रखा गया था, यहाँ पे है माइनस का 1/m, माइनस का 1/m रख दिया और x माइनस x1 फार्मूला हो गया। तो आज ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है वक्र y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता मतलब स्लोप ऑफ और नॉर्मल का स्लोप पूछ रहे तो सोल्यूशन में देखते y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3 साइन x। इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s, यहाँ लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया 4x 3 cos x। 4x 3 cos x कैसे हो गया, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा तो आ जाएगा 2 और 2 पहले से था तो 4 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो लिखा नहीं जाता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये भी सिंपल हो गया तो 4x प्लस 3 cos x आ गया। इसके बाद हमसे कहा गया था कितने पर निकालना है, x बराबर 0 पे निकालना है तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x में 0 रखेंगे तो 4 पूरा वाला 0 ही हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 3 एकम 3, cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एकम 3, 3 1 3, 3 आ गई तो m का मान कितना आ गया 3, m का मान निकाल लिया 3। जब m का मान निकल आया 3 तो इसका क्या कर देना है अपोजिट, तभी तो वो नॉर्मल का बनेगा। अभिलंब का मतलब क्या हुआ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल स्लोप जो है या अभिलंब प्रवणता माइनस का 1/m, m की जगह रख देना है 3 माइनस का 1/m, फाइनल आंसर आपके सामने। तो इन 4 फॉर्मूलों को आपको इसके लिए याद करना है। उसके बाद बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ अवकलन, कुछ नहीं। अवकलन जो डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अब तक तो ये याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोग इसको लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसी का ही पोर्शन है। तो अब आ जाते हैं अवकलन के नेक्स्ट अनुप्रयोग में जिसमें दिया गया है सन्निकट मतलब नियरेस्ट में। नियरेस्ट होता है ना, नियरेस्ट होता है क्या होता है, अरे बताओ सन्निकट को क्या बोलते हैं। हाँ, तो आते हैं अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट यूज पर जिसका मतलब है सन्निकट। सन्निकट का मतलब अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब निकालते हैं तो किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या दी होगी उसको रूट निकालने का एक नया तरीका बताया है। जैसे मैंने रूट निकालने का एक शॉर्ट्स बनाया, शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है वो भी वीडियो और इसी तरीके से वो भी निकाला जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे अवकलन के प्रयोग द्वारा क्या करना है, हमें सन्निकट का मान ज्ञात करना है। सन्निकट क्या दिया गया, रूट 0.082, इसके निकटतम मान निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें x बराबर 0.082 दिया गया है। x बराबर कितना हो गया ये, तो fx इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लिया रूट x और जहाँ पर x का मान क्या है 0.09। 0.09 क्यों माना, ये इसलिए माना गया है क्योंकि इसका रूट आसानी से निकाला जा सकता है और इसमें से कितना घटाने पर ये मिल जाएगा, तो इसमें से डेल्टा x घटाने पर मतलब माइनस का 0.08 घटा दिया जाएगा तो हमें 0.09 से क्या मिल जाएगा 0.082 प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में यूज करना है वो फॉर्मूला क्या, f x प्लस डेल्टा x, f x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा f डैश x, डेल्टा x और f डैश x। तो देखो एफ एक्स तो हमें दिख रहा है, एफ एक्स क्या है रूट एक्स है, एक्स की जगह पे क्या करेंगे 0.09 रख देंगे तो 0.09 रख देना है। डेल्टा एक्स की जगह पे क्या है माइनस का 0.08 तो माइनस का 0.08 रख देंगे। और एफ डैश एक्स का मतलब ये है कि जो भी फलन आपने माना है उसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि आप अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो अवकलन का तो यूज करेंगे ही ना, तो उसका यूज ही ये है एफ डैश एक्स। तो सारे मान आपके सामने पड़े थे, इनको मैंने यहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब इसका जब अवकलन करेंगे, इस वाले इक्वेशन को अगर इसको कैपिटल ए मान लें, इस वाले इक्वेशन का अवकलन करेंगे तो ये पावर हो गई 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 2 और 1/2 आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x की घात
n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1 कितना बताएं, बार बार बताना पड़ता है क्या, x की पावर n से ये फॉर्मूला लग गया, या आ गया 1/2 रूट एक्स बन गया। रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.09 का इसका जब रूट निकालोगे तो 0.09 का रूट कितना होगा 0.3 और 0.3 का 2 से मल्टीप्लाई 0.6 हो गया, मतलब f डैश x है उसका मान आ गया 0.6 1/0.6 तो मतलब 1/0.6 f डैश x का मान आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाते हैं, जरा देखते हैं f जो दिया गया f 0.09 क्या होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है तो रूट 0.09 हो गया। 0.08 था तो माइनस का 0.08, ये प्लस का था, प्लस की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का आ गया। देखो इसको ऐसे हटा, ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया जाए तो ये वाला प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इनटू f डैश x था, f डैश x का माना आया है 1/0.6 रख दिया। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.0133 और रूट 0.09 का तो रूट निकाल ही चुके हैं 0.3, इसमें से क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, तो 0.0133 घटा देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.2867। इसको घटा करके देख लीजिएगा, जिसको घटाना है तो बताना, बेसिक मैथ भी पढ़ाएंगे और क्या है। फिलहाल इंटर में है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको घटाना आता होगा, तो इसमें से घटाने पर आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है इसमें ये, इस फॉर्मूले में ही आपको वैल्यू पुट करनी है, कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। सबसे आसान तरीका है ये भी लगाने का सन्निकट का, और सन्निकट भी बहुत आसान है, कभी कदार इसमें का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं वही करा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में बार पूछे गए हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सन्निकट के अप्रॉक्सीमेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अवकलन के अनुप्रयोग है वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएंगे। एक और बचता है अनुप्रयोग मैक्सिमा मिनिमा, उसको मैं किसी भी वीडियो में कवर कर लूँगा, छोटा सा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी और आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो करने में दिक्कत आएगी। तो देख लेते हैं, इसमें बताया यदि f(x) = 3x² + 15x + 5, तो f3.02 का सन्निकट अप्रॉक्सीमेशन मान आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी, तो मान लेते हैं f(x) = क्या हो गया 3x² दिया ही गया है, माना क्या गया है इसमें, माना ये गया है x = 3 और डेल्टा x = 0.02। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया कितना गया है, अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 3 और 0.02 ले लें और इन दोनों को क्या करें जोड़ दें। देखो यहाँ पे प्लस की संख्या है, दोनों प्लस की संख्या ली गई है कि इसमें 3 में ही इतना जोड़ दो तो फाइनली आंसर मिल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था माइनस में लिया था। फॉर्मूला आपके पास सेम वही रहेगा, f(x) + डेल्टा x = f(x) + डेल्टा x * f डैश x। f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन, तो f(x) की वैल्यू पता है इतनी है रख दीजिए, डेल्टा x की वैल्यू पता है इतनी है रख दीजिए, f डैश x की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, तो f डैश की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका हम डिफरेंशिएशन, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 दूनी 6x और 15 x का हो जाएगा 1, x का हो गया 1 और 5 का हो जाएगा 0, तो 5 का 0 था 6x + 15 आ गया फाइनल। x का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 18 और 15 मिल गए हो गए 33, टोटल हो गया 33 फाइनल आंसर। तो अब इसको क्या करें, समीकरण 1 जो ये वाला बना था, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यू। x की जगह पे कितना रखना है 3 रखना है, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 15 × x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस के साथ 0.02 × 33, प्लस के साथ 0.02 × 33। तो अब देखो 3 × 9 और 9 × 27, 15 × 45 और प्लस का 5 और 0.066 बन गया, 0.66। 33 का गुणा जब 2 से करा 0.02 से कराया तो 0.66 बन गया। इसको जोड़ दो तो आएगा 77 में 0.06 जुड़ जाएगा तो 77.66 आ जाएगा ये फाइनल आंसर। तो इसमें देख रहे होंगे किसी प्रकार की बहुत कोई अनोखी चीज़ नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है उसी को लगाते हुए सारे आंसर सॉल्व करने थे। तो ये रहे कुछ आपके अनुप्रयोग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को लगा के जरूर जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में लिखे हुए मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और सबको शेयर करिए, कमेंट भी करते रहना, बताते रहना कैसा लग रहा है, या फिर कोई भी नीड है किसी भी चैप्टर की तो उसे बता देना, मैं टोटली समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।